हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी खोज जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। हम अक्सर मानते हैं कि बड़ी बड़ी भौगोलिक खोजों के पीछे ज्ञान या विज्ञान की तलाश रही होगी, राइट? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इन सब की शुरुआत महज स्वाद की एक हताश तलाश से हुई हो। जी हाँ, एक ऐसा सफर जिसने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने ला खड़ा किया। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है, क्या यूरोप के सड़ते हुए मांस ने विश्व इतिहास को बदल दिया? खैर, सुनने में ये थोड़ा अजीब और हास्यास्पद जरूर लगता है, लेकिन इतिहास अक्सर ऐसी ही सबसे अप्रत्याशित कड़ियों से जुड़ा होता है। 15वीं शताब्दी की एक बहुत ही बेसिक खाने पीने की समस्या ने एक ऐसा ऐतिहासिक डोमिनोज इफेक्ट शुरू किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम सस्पेंस खराब नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, मसालों की सख्त जरूरत और एक ऐतिहासिक खोज। अब देखिए, 15वीं सदी के यूरोप की कड़वी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। उस समय दुनिया बिल्कुल अलग थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। बर्फ से ढकी सर्द रातें, कड़कड़ाती ठंड और खाने की मेज पर रखा हुआ बिल्कुल बेस्वाद उबला हुआ या बस नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उस समय मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें थोड़ा सा स्वाद लाने के लिए उन्हें एक जादुई चीज की सख्त जरूरत थी, और वो जादू था मसाला। जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। अब इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ था हमारा 15वीं सदी का भारत, एक बेहद वैभवशाली, संपन्न और वैश्विक व्यापार का धड़कता हुआ केंद्र। परियों की कहानियों जैसी वो जगह जहां से ये सारे मसाले आते थे। तो बुनियादी तौर पर ये सिर्फ दो जमीनों का नहीं, बल्कि भयंकर अभाव और बेतहाशा संपन्नता का टकराव था। अब समस्या क्या थी? यूरोप के पास भारत तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता ही नहीं था। 3 बहुत बड़ी रुकावटें थीं। पहले तो थे अरब व्यापारी, जिनका इन रास्तों पर पूरा एकाधिकार था और वो सच में मसालों को सोने के भाव बेचते थे। दूसरी बड़ी रुकावट था विशाल उस्मानिया साम्राज्य, जिसने जमीन के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। और तीसरी तरफ थे स्पेन और पुर्तगाल के राजा, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वे हताश खरीदार थे, बस किसी भी कीमत पर भारत पहुंचना चाहते थे। और जब जमीन के सारे रास्ते बंद हो गए ना, तो मजबूरी में इन राजाओं को उस अनजान और खौफनाक समंदर की तरफ देखना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, समंदर का खौफनाक सफर, जो किसी मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा था। 15वीं शताब्दी में समंदर में उतरने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। कोई सटीक नक्शा नहीं था और लोगों को सच में लगता था कि दुनिया चौपटी है और समंदर के किनारे विशाल राक्षस उनके जहाजों को निगल लेंगे। इस खौफ का सबसे बड़ा प्रतीक था अफ्रीका का बिल्कुल निचला हिस्सा। बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक 10 साल पहले वहां पहुंचा भी था, लेकिन लहरों का वो खौफनाक रूप देखकर उसने हार मान ली और उस जगह का नाम ही रख दिया तूफानों का अंतरीप, यानी केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन जब वास्को डी गामा का बेड़ा वहां से गुजरा और उसने मौत के उस दरवाजे को पार कर लिया, तो उस भयानक जगह का नाम बदल कर रख दिया गया उम्मीद की किरण, यानी केप ऑफ गुड होप। ये सिर्फ नक्शे पर बदला हुआ एक नाम नहीं था, ये इंसानी हिम्मत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन घटनाओं का पैमाना समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1487 में डियाज की हार होती है। फिर जुलाई 1497 में वास्को डी गामा लिस्बन से निकलता है। करीब 10 महीने की रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा के बाद मई 1498 में वो कालीकट पहुंचता है। और अगर हम इतिहास के इस धागे को आगे खींचें तो ये सीधा अगस्त 1947 तक जुड़ता है, जो भारत की स्वतंत्रता का वर्ष है। ये क्रम हमें साफ दिखाता है कि 15वीं सदी की उस एक समुद्री यात्रा ने कैसे आने वाली कई सदियों के संघर्ष, उपनिवेशवाद और आखिर में मुक्ति की नींव रखती थी। लेकिन हाँ, 1498 तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। स्रोत अटलांटिक महासागर के सफर का जो वर्णन करता है, वो सच में डरा देने वाला है। जरा सोचिए, 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें जहाजों से टकरा रही थीं। तूफानी बिजलियां और टूटे हुए मस्तूल तो खैर बस शुरुआत थे। उनका सबसे भयानक दुश्मन समंदर नहीं, बल्कि स्कर्वी नाम की बीमारी थी। महीनों तक ताज़ा खाना ना मिलने से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर सचमुच उनके हाथों में आने लगे थे। जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए अस्पताल और मुर्दा घर में बदल चुका था, जहां से रोज लाशें समंदर में फेंकी जा रही थी। पूरा दल अंदर से टूट चुका था और खुली बगावत पर उतर आया था।
और इसी बगावत के बीच वास्को डी गामा का एक ऐसा जुनूनी और सनकी रूप सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। स्रोत के अनुसार जब उसके नाविकों ने रोते हुए वापस लौटने की भीख मांगी तो जानते हैं गामा ने क्या किया? उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाकर समंदर में फेंक दिए, अपनी तलवार निकाली और चीखते हुए कहा, अगर किसी ने वापस जाने की बात की तो समंदर बाद में मारेगा, मैं उसे पहले अपने हाथों से काट डालूंगा। ये एक ऐसे इंसान का फैसला था जिसने वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। आप देखिए कि कैसे इतिहास अक्सर छोटी छोटी मुलाकातों पर पलट जाता है। मौत के इस समंदर को पार करने के बाद पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर पुर्तगालियों की मुलाकात एक भारतीय नाविक से हुई। इस नाविक को मानसून की हवाओं, तारों की चाल और समुद्री धाराओं का इतना सटीक ज्ञान था कि उसने इन थके हारे पुर्तगालियों का हाथ पकड़कर उन्हें सीधे भारत पहुंचा दिया। जरा सोचिए, एक स्थानीय नाविक के इस अचूक ज्ञान ने असल में पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। तो आइए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कालीकट का वैभव और स्वर्ण नगरी का दृश्य। महीनों तक मौत से जूझने और बीमारियों का सामना करने के बाद 20 मई 1498 को जब समंदर शांत हुआ तो हवा के झोंके के साथ चंदन और इलायची की एक ऐसी नशीली खुशबू आई जिसने पुर्तगालियों को मदहोश कर दिया। वो खुशबू कालीकट से आ रही थी। वास्को डी गामा ने शायद सोचा होगा कि वो किसी छोटी मोटी पिछड़ी जगह जा रहा है, लेकिन कालीकट उस समय सच में एक स्वर्ण नगरी थी। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। सोने की तरह चमकते मसालों के बड़े बड़े पहाड़, रेशम के कपड़े और बेशकीमती रत्न ऐसे ही खुले में रखे थे। और वहां के राजा ज़ेमोरिन अपने भव्य दरबार में हीरे और सोने की मोटी जंजीरों से लदे बैठे थे। ये सारी चीजें चीख चीख कर साबित करती हैं कि यूरोप ने भारत को कभी खोजा नहीं था, बल्कि वो लोग एक ऐसे विशाल और विकसित साम्राज्य में आ पहुंचे थे जो पहले से ही दुनिया का सरताज था। और यहीं पर इतिहास का एक बड़ा ही विडंबनापूर्ण और सच कहें तो थोड़ा हास्यास्पद पल आता है। महीनों से बिना नहाए फटे हाल कपड़ों में वास्को डी गामा जब हीरे सोने से लदे राजा ज़ामोरिन के सामने पहुंचा तो जानते वो क्या तोहफे लेकर गया था? कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। स्रोत बताता है कि इसे देखकर दरबारियों की हंसी छूट गई। उन्होंने सीधे मुंह कहा, क्या तुम भिखारी हो? हमारे नौकर भी इस कबाड़ से महंगा सामान पहनते हैं। राजा ज़ामोरिन ने अपनी संस्कृति के हिसाब से मेहमान का स्वागत तो किया, लेकिन ये जो सांस्कृतिक टकराव था ना, ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब चलते हैं भाग 4 पर, 64 गुना मुनाफे का लालच और यूरोप में मची होड़। कालीकट से अपना जहाज भरकर जब वास्को डी गामा वापस लिस्बन पहुंचा तो वो सिर्फ एक नाविक की वापसी नहीं थी। इस सफर में उसे भारी नुकसान हुआ था। सारी चीजें चीख चीख कर साबित करती हैं कि यूरोप ने भारत को कभी खोजा नहीं था, बल्कि वो लोग एक ऐसे विशाल और विकसित साम्राज्य में आ पहुंचे थे जो पहले से ही दुनिया का सरताज था। और यहीं पर इतिहास का एक बड़ा ही विडंबनापूर्ण और सच कहें तो थोड़ा हास्यास्पद पल आता है। महीनों से बिना नहाए फटे हाल कपड़ों में वास्को डी गामा जब हीरे सोने से लदे राजा ज़ामोरिन के सामने पहुंचा तो जानते वो क्या तोहफे लेकर गया था? कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। स्रोत बताता है कि इसे देखकर दरबारियों की हंसी छूट गई। उन्होंने सीधे मुंह कहा, क्या तुम भिखारी हो? हमारे नौकर भी इस कबाड़ से महंगा सामान पहनते हैं। राजा ज़ामोरिन ने अपनी संस्कृति के हिसाब से मेहमान का स्वागत तो किया, लेकिन ये जो सांस्कृतिक टकराव था ना, ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब चलते हैं भाग 4 पर, 64 गुना मुनाफे का लालच और यूरोप में मची होड़। कालीकट से अपना जहाज भरकर जब वास्को डी गामा वापस लिस्बन पहुंचा तो वो सिर्फ एक नाविक की वापसी नहीं थी। इस सफर में उसे भारी नुकसान हुआ था। उसके कई नाविक मारे गए थे, लेकिन मसालों की उस एक खेप से उसे जो शुद्ध मुनाफा हुआ वो था पूरे 64 गुना। जी हाँ, 64 गुना। जरा सोचिए इस बारे में। इस अकेले नंबर ने पूरे यूरोप को जैसे पागल कर दिया। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई और समंदर में जहाज़ों की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। और इसी से जुड़ता है हमारा भाग 5, उपनिवेशवाद का काला अध्याय और साम्राज्यवाद की शुरुआत। मुनाफे की इस अंधी दौड़ ने इतिहास के सबसे स्याह और दर्दनाक अध्यायों में से एक को जन्म दिया। वास्को डी गामा ने जो दरवाज़ा खोला था वो असल में साम्राज्यवाद का खुला निमंत्रण था। हमारा स्रोत बहुत ही क्रमिक तरीके से समझाता है कि कैसे भारतीय संप्रभुता को नष्ट किया गया। ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी।
पहले वे व्यापारी बनकर आए और अपनी चौकियां बनाईं। फिर धीरे धीरे उन चौकियों को मजबूत किलों में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी तोपों और नौसेना का दबदबा कायम किया। फिर भारतीय रियासतों में राजनीतिक फूट डाली, उन्हें आपस में लड़वाया और अंत में भारत को पूर्ण उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़ लिया। और इस होड़ में सिर्फ पुर्तगाली शामिल नहीं थे। उनके ठीक पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी अपनी पूरी नौसेना लेकर आ धमके, और सबसे आखिर में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि स्रोत बहुत ही भावनात्मक और कड़ी भाषा का इस्तेमाल करता है। वो इन उपनिवेशवादियों को सफेद पोश भेड़िए कहता है और उनके काम को लूट का नंगा नाच बताता है। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर स्रोत की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जो ये दिखाती है कि कैसे व्यापार के नाम पर दुनिया के सबसे अमीर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी प्लानिंग के साथ तोड़ दिया गया और भारत का सारा वैभव यूरोप की तिजोरियों में जाने लगा। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, अमर भारत और एक अजेय आत्मा। लेकिन देखिए, इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का अंत सिर्फ हार या गुलामी नहीं है। इस अंधकारमय अध्याय के बाद स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और विजयी दृष्टिकोण सामने रखता है। उसका अंतिम निष्कर्ष ये है कि भारत सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी नाविक आकर खोज ले। वास्को डी गामा ने 1498 में जमीन तक पहुंचने का रास्ता जरूर खोजा होगा, लेकिन भारत एक विचार है, एक अमर आत्मा है। दुनिया ने असली भारत को तब देखा जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। लाल किले से लहराते तिरंगे ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद इस देश की मूल आत्मा को कभी कुचला नहीं जा सका। मसालों की एक हल्की सी खुशबू से शुरू हुई इस खौफनाक और रोमांचक समुद्री यात्रा ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सोने की चिड़िया को कभी हमेशा के लिए पिंजरे में कैद किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। स्रोत सामग्री के इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।